नमस्ते दोस्तों, एक स्टॉक है जिसका नाम है वेदांता। सबको पता है डिविडेंड देने के नाम पे बहुत फेमस है, यानी कि बहुत ज़्यादा डिविडेंड देती है। ठीक है, पर ये डिविडेंड किस तरह देती है मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। मैं इस वीडियो में आपको आज ये नहीं बोलना है कि ये स्टॉक अच्छा है या खराब है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में ऐसे भी काम होते हैं, वो भी लीगल तरीके से। ठीक है, आपको ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जो आप बोलोगे कि हाँ यार ये तो भाई ऐसा भी होता है, मतलब वो भी लीगल तरीके से। अगर आप नए हो ना स्टॉक मार्केट में, ये वीडियो ज़रूर देखना। मैंने वेदांता पहले भी क्लियर किया हूँ, मतलब पहले भी वीडियो बना के क्लियर कर दिया हूँ कि मेरा व्यू क्या है वेदांता को लेके। आज इस वीडियो में मैं आपको वापस दिखाऊंगा कि कैसे मतलब लोन लेके डिविडेंड पे किया जाता है। ठीक है, और बैलेंस शीट की पूरी मतलब समझ रहे हो ना, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो वेदांता बोलते ही गिरने लग रहा है। ठीक है, स्टॉक एक साल में 100% के आसपास का रिटर्न दिया है, 5 साल में 238। अगर ऑल में करे तो काफ़ी अप एंड डाउन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इसको हटा दो, ये काम की चीज़ नहीं है। वैसे भी हम स्टॉक के प्राइस पे नहीं बात कर रहे। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में ऐसे सारे काम भी होते हैं जिससे अपने को बच के रहना है। ठीक है, जिससे अपने को आइडेंटिफाई करना है, जिससे अभी कल को आपके सामने कोई स्टॉक आता है या आपके ही पोर्टफोलियो में रहे तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सको कि क्या मेरे स्टॉक में भी ऐसा प्रॉब्लम है। यहाँ पे मार्केट कैप वगैरह छोड़ दो, आरओसी। ये देखो स्टार्टिंग में देख लो प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है इस स्टॉक में, अराउंड 56.4%। ठीक है, और इसमें से 100% प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग गिरवी रखी है। ठीक है, गिरवी रखी है, ध्यान देना। ये मतलब बहुत सारे नेगेटिव बात होती है। ठीक है, अब प्रमोट इसमें प्लेजेड परसेंट 100% दिखा रहा है, तो क्या इन्होंने पूरा ही नहीं, जितना प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो अपनी ही शेयर्स को गिरवी रख सकते हैं। तो प्रमोटर्स ने अपनी पूरी होल्डिंग जो 56% के आसपास है पूरी गिरवी रख दी और पैसा उठाया रहेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि किसी से पैसा उठाओगे तो कोई बोलेगा ना भाई कुछ गिरवी तो रख, उन्होंने शेयर्स ही रख दिए। यहाँ पे नीचे आते हैं तो एक चीज़ देखना, कंपनी देखो 2013 से मैं बात करता हूँ। 2013 में कंपनी का रिजर्व था अराउंड 17,000 करोड़ के पास, फिर कर्जा हो गया कितना 4,000 करोड़। फिर 2014 में क्या हुआ कि रिजर्व 72,000 करोड़ का, कर्जा 80,000 करोड़ का। फिर कर्जा कम होते गया, फिर क्या हुआ कि फिर रिजर्व इनका बढ़ गया था एक टाइम तक। ठीक है, फिर रिजर्व देखो 62,000 करोड़ का हो गया और बोरिंग कितना 58,000 करोड़ का, यानी कि कर्जा। फिर एक समय क्या हुआ यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे अब क्या हो गया कि एक सेकेंड, ये 57,000 करोड़ का कर्जा था 2021 में, फिर रिजर्व कितना 61,000 करोड़ का। फिर 2022 में क्या हुआ कि रिजर्व ज़्यादा था कर्जा कम था। ठीक है, फिर 2023 में क्या हो गया कि 40,000 करोड़ का रिजर्व है और 80,000 करोड़ का कर्जा हो गया। मतलब भाई डबल कर्जा हो गया, रिजर्व कम हो गया। अब इनके रीज़न क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर हम आते हैं कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटी, तो इन्होंने अपना दिमाग क्या लगाया, ध्यान से देखना। इन्होंने यहाँ पे हाँ ये देखो, इन्होंने 2023, ठीक है 2022 से पकड़ता हूँ मैं, इन्होंने 2022 में अराउंड 35,000 करोड़ का कर्जा लिया। ठीक है, ध्यान से देखना, 2022 में इन्होंने 35,000 करोड़ के आसपास का कर्जा लिया, जिसमें से उन्होंने अराउंड 19,500 करोड़ के आसपास इन्होंने डिविडेंड पे किया है। ठीक है, फिर बाद में 2023 में आते हैं तो 2023 में देख सकते हो कि इन्होंने अराउंड 42,500 करोड़ का कर्जा उठाया है। कितना, अराउंड 42,500 करोड़ का कर्जा उठाया है, जिसमें से उन्होंने 2023 में क्या किया है 41,000 करोड़ का तो डिविडेंड पे कर दिए। मतलब ये कर्जा लेके डिविडेंड पे कर रहे, समझ रहे हो, मतलब ये लोन लेके डिविडेंड पे कर रहे। तो ये बहुत आश्चर्यजनक वाली बात है। और 2023 में वही बात हो गई ना, देखो 2023 में इन्होंने सबसे बड़ा गेम कर दिया, 42,000 करोड़ का कर्जा लिया और डिविडेंड पे कर दिया 41,000 करोड़ का। इन्होंने ऐसा क्यों किया मैं आपको बताऊंगा। फिर 2023 में देखो ना क्या हो गया कि रिजर्व इनका 40,000 करोड़ और कर्जा 80,000 करोड़ का। तो मतलब पूरे बैलेंस शीट की बोल सकते हो कि तार तार कर दिए, पूरे टुकड़े कर दिए। ठीक है, अगर आप एक बात बताओ सिंपली, अगर कंपनी
अब कंपनी का क्या लुकआउट है, कंपनी का क्या फ्यूचर है, मतलब क्या सोच रही है मुझको नहीं पता, पर मुझको इतना तो पता है कि सपोज़ उन्होंने जो मान लो कि कर्जा लिया अराउंड 40-41 हज़ार करोड़ का, तो आपने जो डिविडेंड पे कर रहे हो, मतलब कर्जा उठा के उतना ही पूरा डिविडेंड पे कर दिया, वही पैसा कंपनी में लगाए रहते या सपोज अपने रिजर्व में या कहीं भी रखे रहते, तो भाई इतना कर्जा तो आज नहीं बढ़ जाता। अब इनका डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखो कितना हो गया, ठीक है, यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कहाँ गया, 2.13% हो गया, ठीक है। अब ये सब सिचुएशन से क्या हो गया, कंपनी का रिजर्व कम हो गया, कर्जा साला डबल हो गया, ठीक है। और फिर 2024 में इन्होंने क्या किया है, 36,000 करोड़ का कर्जा लिया है, जिसमें से 20,000 करोड़ का डिविडेंड पे किया है। मतलब कर्जा उठाती है, डिविडेंड पे करती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये लगी कि भाई 2023 में 42,000 करोड़ का कर्जा ले रहे भाई और 41,000 करोड़ का डिविडेंड पे कर रहे, मतलब जितना कर्जा उठा रहे वो पूरा कर्जा डिविडेंड में बांट रहे। तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और इससे होता कुछ नहीं, इससे होता यही है कि रिजर्व 40,000 करोड़ हो गया, कर्जा 80,000 करोड़ हो गया। अब 2024 के हिसाब से देखें तो इनके पास रिजर्व 30,000 करोड़ का पड़ा है, कर्जा 87,000 करोड़ का पड़ा है। तो भाई यही सारी बातें होती है, समझ रहे हो। फिर बाद में इन्होंने और भी पैसे उठाए हैं 2024 में, प्रोसेस फ्रॉम बोरोइंग। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमको देखना चाहिए। और कंपनी ऐसा करती क्यों है, देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर दिख जाए तो 2000, हाँ ये देखो 2021 में मार्च में, एक सेकंड में चार्ट पे भी लेके जाऊँ, एक मिनट ये ओपन हो जाए फिर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाता हूँ। 2021 के मार्च में, हाँ ठीक है, 2021 के मार्च में, हाँ 2021 मार्च में 55% होल्डिंग थी। हाँ ये देखो इस पीरियड में जब स्टॉक का प्राइस 218 के आसपास था, 218 के आसपास था, ठीक है, 2021 का है ना ये। हाँ तो देखो 2021 में मार्च में स्टॉक का प्राइस था 218 और उस टाइम पे कंपनी की होल्डिंग कितनी थी, प्रमोटर्स की 55% थी, ठीक है। और फिर क्या हुआ, प्रमोटर्स ने यहाँ पे मार्च में अपनी फिर 2022 में होल्डिंग बढ़ा के कितनी कर ली, 70% के आसपास अपनी होल्डिंग कर ली, ठीक है। मार्च 2022 में अपनी होल्डिंग जब इन्होंने बढ़ा ली तब पीक पे थी। फिर उसके बाद देखो स्टॉक का प्राइस क्रैश होता है, ठीक है, यहाँ पे क्रैश होता है, फिर यहाँ पे प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग भी कम कर देता है। देखो मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि जब स्टॉक का प्राइस लो था तो प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई, कर्जा लेके डिविडेंड पे किया। अब जिसके पास ज़्यादा होल्डिंग है, डिविडेंड का मजा उसको आने वाला है, ठीक है। तो प्रमोटर्स ने क्या किया, अपनी होल्डिंग बढ़ाई। जब स्टॉक का प्राइस लो था तो अपनी होल्डिंग बढ़ाई और खुद को ही डिविडेंड पे कर दिया बहुत सारा, ठीक है। अब ज़्यादा जिसके पास होल्डिंग है ऑफकोर्स उसको डिविडेंड मिलेगा, तो डिविडेंड का भी मज़ा ले लिए, अपनी होल्डिंग भी बढ़ा ली, लो प्राइस से खरीद भी लिए। और बाद में क्या किए, जब ये सारी बातें हो गई, स्टॉक का प्राइस एक पीक पे चला गया, अराउंड 427 का एक जब हाई लगाता है, उसके बाद स्टॉक का प्राइस पूरा क्रैश हो जाता है, आधे पे आ जाता है। और फिर नेक्स्ट टाइम क्या पता चलता है कि प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग 70 से 61-62% कर दी, ठीक है। फिर प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग घटा दी इस पीरियड में, देख रहे हो। और जब अपनी प्रमोटर्स ने होल्डिंग हटाई तो स्टॉक का प्राइस देख सकते हो कि क्रैश हो गया। तो यही सारी बातें होती है भाई। फिर सितंबर देखे इन्होंने अपनी बढ़ाई है क्या होल्डिंग, 56 नहीं, ठीक है। तो वही होल्डिंग बढ़ा दिए, फिर यही सारे देखो लफड़े होते हैं, समझ रहे हो ना। अपनी पूरी होल्डिंग इन्होंने गिरवी रख दिए, पूरा मतलब प्लेज कर दिया, ठीक है। प्लस फिर कर्जा उठा के ये डिविडेंड पे कर रहे हैं। और डिविडेंड पे करने से किसको फ़ायदा हो रहा है, इनको ही फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि इनके पास ज़्यादा शेयर्स पड़े इस स्टॉक के, प्रमोटर्स के पास, प्रमोटर्स के मज़े। और फिर जब एक टाइम पे देखो पीक पे भी गया स्टॉक, तो ये तुरंत सब माल खाली कर दिए, सब रिटेलर या DIs FIs को चिपका दिए माल, ठीक है। और पूरा स्टॉक का प्राइस आधे पे आ गया। तो यही सारे इशू रहते हैं। अब देखो इन्होंने देखो कितना अप एंड डाउन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो ये एक डिविडेंड पेइंग स्टॉक है, आप बात को समझ जाओ। और सेकंड कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखो मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ इस स्टॉक के साथ, ठीक है। यहाँ पे अभी ये सारी चीज़ें इन्होंने किया, जो कर्जे वगैरह उठा के डिविडेंड पे कर रही, इससे क्या होता है, देखो होता कुछ नहीं है। पहला तो देखो बैलेंस शीट बहुत ख़राब होता है। और सेकंड थिंग, सपोज इन लोग जो बिजनेस करते हैं मेटल्स वगैरह का, ठीक है, जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम प्रोडक्शन जो करते हैं इन लोग सेल,
ठीक है। प्रेजेंस अक्रॉस इंडिया, साउथ अफ्रीका, नीलम्बिया, आयरलैंड, लिबेरिया, यूएई। अब क्या होता है कि नहीं, ग्लोबली कल को प्राइस अप एंड डाउन होता है ना इन सारी चीज़ों में, इनके प्रोडक्ट में जो ये सेल वगैरह करते हैं, प्रोडक्शन वगैरह, तो इनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अगर सपोज कल को प्राइस ऊपर नीचे होता है, इनके नेट प्रॉफिट पे असर होता है, तो ये कल को कर्जा पे करना इनको मुश्किल हो जाएगा और कंपनी बहुत डाउन साइड भी जा सकती है, ऐसा भी हो सकता है। पर देखो, बोलते हैं कि ये कंपनी के बारे में मुझे इतना नहीं एक्सपीरियंस है, मैं अपने वॉच लिस्ट में नहीं रखता हूँ, पर जितना बोलते हैं कि कंपनी बहुत रिस्क लेके, अग्रवाल जी की कंपनी है, एकदम मतलब बोलते ना मौत को छू के टक्कर देने वापस आ जाती है, तो कुछ इस टाइप की है। ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत रिस्क लेती है, ज़बरदस्त कर्जा उठाती है, फिर उनको पता रहता है बिजनेस चलने वाला है, तो फिर वो कर्जा रीपे भी कर देती है। ठीक है, तो बहुत ये गट्स वाले लोग हैं। ठीक है, हमारे में इतना गट्स नहीं है ये सारी चीज़ें देख के भाई स्टॉक की ओर आकर्षक हो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। पूरे इन लोग की जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो तो गिरवी रखी है, प्लस कर्जा उठा रहे भाई और डिविडेंड पे कर रहे, और उसके बाद पूरी बैलेंस शीट देखो आपके सामने दिखाए कि भाई रिजर्व 30,000 करोड़ का, कर्जा 80,000 करोड़ पहुंच गया, तो भाई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, बस आपको बताना था कि ऐसी भी कुछ कंपनियां होती है मार्केट में जिससे अपने को, नए लोगों को अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ये वॉलेटाइल टाइप के। ठीक है, अपन इसकी वॉलेटिलिटी को नहीं झेल पाएंगे, क्योंकि इसका देखो मैं ऑल टाइम चार्ट जब दिखाता हूँ तो देखो क्या आप इतना वॉलेटाइल झेल पाओगे? बोलोगे कि 2019 में मैंने इसको 364 में लिया, आज भी उसी रेट पे खड़ा है। फिर कोई बोलेगा कि मैंने इसको 300 के आसपास लिया 2014 में, आज भी 450 के आसपास खड़ा है। ठीक है, तो इतना वॉलेटिलिटी आप झेल पाओगे इस स्टॉक में, तो आप जरूर इस स्टॉक के साथ जाओ। एक टाइम पे 480 का था, 86 रुपये पे आ गया, समझ रहे हो। फिर एक टाइम पे कितने का गया, 330 का, वापस ये कितने का आ गया, 90 का आ गया। तो वही बोला ना, ये इस टाइप की कंपनी है कि मौत को छू के टक्कर से दे वापस आती है। ठीक है, ये उस टाइप की है। 400 पे 80, 400 पे जाती है, 80 पे आती है, अब वापस 400 पे, पता नहीं भाई 80 पे जाएगी कि नहीं, मैं ट्रैक पे भी नहीं रख रहा हूँ। पर ऐसे कुछ बैलेंस शीट होते हैं स्टॉक के, जिसको अपने को फाइंड करना होता है, देखना होता है, अलर्ट रहना पड़ता है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई केवल समझाने के लिए बताई, जो स्टॉक का नाम बताया, चार्ट पैटर्न बताया, केवल आपको समझाने के लिए बताया। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके खरीद लो, बेच दो, नहीं। जो भी बाय सेल का आपका डिसीजन है वो खुद का है। आप मेरे पे डिपेंड होकर कुछ भी स्टॉक को बाय सेल मत करना।